बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ है। मैं फ़ेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आई हैव डन माई MBA फ्राम सक्खर IBA यूनिवर्सिटी. At that time, Sakhar IBA University was affiliated to IBA Karachi. So degree was awarded by IBA Karachi. I have more than 14 years of teaching experience and having commands on different finance and research related subjects. So far, 17 students have successfully completed their MS under my supervision. Today we are going to discuss cost behavior and contribution margin reporting. हैंड आउट टू चैप्टर नंबर 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी जो है ना वो दिए गए हैं और क्लास के अंदर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हुई थी। अब चूँकि ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं तो उसके अंदर जो है हमें उसके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना मामलात होंगे तो ये फिर वीडियो लेक्चर्स उनके लिए उनकी आसानी के लिए बनाए जा रहे हैं। कॉस्ट बिहेवियर एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिपोर्टिंग। कॉस्ट बिहेवियर का मतलब ये होता है कि हम कोई भी कॉस्ट अगर हमारी इनकर होती है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो फिक्स कॉस्ट होगी या तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट बिहेवियर में से हमें फ़िक्स और वेरिएबल को अलग अलग करना होता है। इसके अलावा फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिपोर्टिंग के अंदर जो है हम इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस इनकम स्टेटमेंट या बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो कि इंटरनल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। अभी तक जो आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, उस ऐसी इनकम स्टेटमेंट को हम कहते हैं फंक्शनल फॉर्मेट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना की बुनियाद पे किस तरीके से चीज़ें बनती हैं वो डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 1 है। FFC company has introduced a new product line in January 2019. The following income statement information was recorded during 2019. Selling price per unit ₹20, variable manufacturing cost 8, annual fixed manufacturing cost 48,000, annual fixed selling administrative 54,000, variable cost per unit 2, unit produced and sold 12,000. ठीक है, अब रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट यूजिंग द फंक्शनल एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट। देखें, अभी तक जितने भी आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, या अगर आप में से कोई पीछे BCom या इंटर कॉमर्स करके आया है तो उसके अंदर आप लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी होंगी वो फंक्शनल फॉर्मेट यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फंक्शनल फॉर्मेट के अंदर हम क्या करते थे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी वेरिएबल चाहे फिक्स दोनों को मिला के माइनस करते थे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता था। उसके बाद सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स एंड वेरिएबल दोनों मिला के वो माइनस कर देते थे, फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आ जाती थी। तो ये तरीका होता था फंक्शनल फॉर्मेट का। अब यहाँ पे जैसे सेल कैलकुलेट की है 12,000 यूनिट, प्राइस 20 है, प्राइस 20 देखें ये आपको नज़र आ रही है। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 12,000 है, मल्टीप्लाई किया है तो ये 2,40,000। और वेरिएबल कॉस्ट भी यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 है, 8 को 12,000 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 96,000 बना है। फिक्स तो फिक्स होता है, इसका लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी यूनिट्स प्रोड्यूस होने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। चाहे फैक्ट्री को ताला लगा हुआ हो तब भी जो है ना फ़िक्स कॉस्ट अपनी जगह पे इनकर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ पोर्शन जो है ना वो वेरिएबल का है, यानी कोई सेल्समैन होगा उसको कोई कमीशन वगैरह मिल रही होगी तो वो ₹2 पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट है। 12,000 यूनिट टोटल सेल हुए हैं तो 24,000 वो बनी है। उसके अलावा सैलरीज़ होंगी एडमिनिस्ट्रेटिव की या सेलिंग डिपार्टमेंट की, तो वो फ़िक्स कॉस्ट जो है वो 54,000 है। तो ये फंक्शनल फॉर्मेट है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहलाता है।
अब आते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट में। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट में क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट में ये होता है कि वही सेल हमने लिखी है, सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। अब सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे आप देख सकते हैं कि हम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 8 है, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि वो चीज़ हमारे कारखाने से बन के हमारे पास आई तो उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम चीज़ खुद प्रोड्यूस करके फिर आगे सेल करते हैं, जबकि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अंदर हम कहीं से बाय करते हैं और फिर आगे सेल करते हैं। इसीलिए वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वेरिएबल CGS WVCGS। तो 12,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 8 96,000, और वेरिएबल सेलिंग जो कि 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये 24,000 बनेंगे। 2,40,000 में से 9624 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया 1,20,000। उसके बाद यानी पहले हम वेरिएबल पोर्शन माइनस कर देंगे, उसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। उसके बाद जो है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट हमारी 48,000 है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये जो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पोर्शन है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री का खर्चा है ये फिक्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, डायरेक्ट प्रोडक्ट से उसका ताल्लुक़ है, तो ये फिक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी, जो कि 48,000 है। और ये फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 54,000 है। तो नेट प्रॉफिट आ गया 18,000। ठीक है। अब पार्ट बी में कह रहा है कि एक्सप्लेन योर नेट इनकम रिजल्ट अंडर द 2 फॉर्मेट्स। नेट इनकम देखें, यहाँ पर भी 18,000 आ रही है, यहाँ पे भी 18,000 आ रही है। और डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है कि यहाँ फंक्शनल फॉर्मेट के अंदर हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिक्स वेरिएबल दोनों माइनस किए, और फिर सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएबल फिक्स दोनों माइनस किए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर हमने वेरिएबल के दोनों पोर्शन को अलग कर दिया, यानी सेलिंग या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेरिएबल को यानी टोटल वेरिएबल को हमने अलग कर दिया। जो डिफरेंस आया उसको हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम दे दिया, और उसके बाद दोनों फिक्स कॉस्ट को माइनस किया, जो डिफरेंस आया उसको हमने नेट प्रॉफिट कह दिया। अब यहाँ पे देखो नेट इनकम में कोई फ़र्क नहीं है। नेट इनकम में फ़र्क तब आता है जब हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री हो। नेट इनकम में फ़र्क तब आता है जब हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री हो या एंडिंग इन्वेंट्री हो, तो नेट इनकम में डिफरेंस आता है। उसका रीज़न ये है कि फंक्शनल फॉर्मेट में जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि फ़िक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर कोई बिगिनिंग यूनिवर्सिटी पीछे से आ रही होगी तो उसमें भी फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन जो है ना ऐड होता हो यानी होता है, वो मिल यानी ऐड होके फिर हमारे पास पहुंचता है। या हमारी कोई एंडिंग इन्वेंट्री भी अगर कोई रह जाएगी तो हम ये दोनों कॉस्ट यानी मिला के टोटल कॉस्ट से पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, यूनिट में से फिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन जो है एंडिंग इन्वेंट्री की वजह से वो अगले पीरियड में ट्रांसफ़र हो जाता है, और बिगिनिंग इन्वेंट्री में भी अगर यूनिट हमें मिलते हैं तो वो भी पहले से फिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन उसमें शामिल हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका यानी फिक्स कॉस्ट चूँकि आपकी हर साल सेम होती है और आपको हर सूरत में पे करनी होती है, तो अगर पीछे से आपको कोई फ़िक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन मिला है, इस साल की फ़िक्स कॉस्ट भी आपको पूरी पे करनी है, तो फिर इसमें फ़र्क ये आता है कि हमारे पास जो पीरियड होता है उसके अंदर बर्डन बढ़ जाता है, यानी पिछली फ़िक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन और इस साल की फ़िक्स कॉस्ट का पूरे की पूरी, तो ये पूरा जो है ना वो करंट ईयर की इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट का पोर्शन तो पर्टिकुलर ईयर का था तो वो उसी पीरियड में माइनस होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और एंडिंग इन्वेंट्री अगर बचती है, ठीक है, अगर बिगिनिंग और एंडिंग दोनों बराबर हैं फिर तो कुछ समझ में आता है कि
जितना हमारे पास फिक्स कॉस्ट का ट्रांसफ़र हुआ और अगले पीरियड में हमने उतना ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ये भी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। फिक्स कॉस्ट का पोर्शन जो है जिस पीरियड का है उसी पीरियड में ही माइनस हो जाना चाहिए, जिससे कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में हो रहा है। यानी हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर लिया है। अगर कोई एंडिंग या बिगिनिंग होगी तो सिर्फ वेरिएबल का पोर्शन ही आगे ट्रांसफ़र होगा, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट तो पूरे की पूरी उस पर्टिकुलर ईयर में माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एंडिंग या बिगिनिंग इन्वेंट्री अगर कोई होगी या आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें फ़िक्स का पोर्शन शामिल नहीं होता, जबकि यहाँ पर फिक्स्ड पूरे की पूरी माइनस हो जाती है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, जो कि जिस वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो बहुत अच्छी अप्रोच समझी जाती है, लेकिन ये इंटरनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये डेटा लिखा हुआ है कि दिसंबर 31 और सेल है 13,875, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,800। ठीक है, जिसमें से 1,000 फिक्स है, बाकी वेरिएबल है। सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 1,500 हैं, जिसमें से आधे वेरिएबल हैं और आधे फिक्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है 1,800 हैं और जो सब के सब फिक्स हैं। ठीक है, तो हमें फंक्शनल फॉर्मेट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट, यानी ये इनकम स्टेटमेंट जो पीछे हमने बनाई है उसी तरीके से हमें बनानी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट पार्ट विद द प्रोजेक्टेड नेट इनकम फॉर द 2020 इफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू डबल। अगर सेल डबल हो जाएगी तो हमारी इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 यानी पिछले क्वेश्चन को देखते हुए बनाने हैं। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में एक वजाहत करता चलूँ कि याद रखें, सेल्स अगर डबल होगी तो सेल 18 से 36 हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक यूनिट से है। सेल डबल का मतलब अगर अभी 100 यूनिट बिक रहे हैं तो अब 200 बिकेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 100 यूनिट के बजाय 200 के ऊपर अप्लाई होगी। इसी तरीके से वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी जो है ना डबल होंगे, यानी अगर 100 यूनिट के ऊपर कमीशन कुछ बन रही है, 60,000 बन रही है, तो 200 पे 1,20,000 बनेगी, यानी वेरिएबल के पोर्शन जो है ना वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट चाहे आपकी सेल डबल हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आपकी सेल 0 हो जाए, फ़िक्स कॉस्ट आपको हर सूरत में पे करनी है। तो फिक्स कॉस्ट जो है ना वो डबल नहीं होगी, वो एज इट इज़ लिखेंगे। और बाकी चीज़ें जो लेवल ऑफ एक्टिविटी को बस याद रखें। लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक जो है ना वो लेवल ऑफ एक्टिविटी से होता है। जैसे अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप लोगों की जो क्लासें हो रही थी, तो ये कोरोना की वजह से आप लोगों की क्लासेस जो है ना वो काफ़ी अर्सा नहीं हुई। तो ये जो क्लासें हम लेते थे, क्लासेस जो हमारी होती थी, ये पर क्लास के हिसाब से हमें पेमेंट होती थी। यानी उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए ये वेरिएबल कॉस्ट था, वेरिएबल कॉस्ट। तो जब जितना अरसा क्लासेस नहीं हुई उतना अरसा जो है ना किसी टीचर को इसकी पेमेंट नहीं हुई। अब अगर हमें कहा जाए कि आप जो है ना डबल क्लासें लेना शुरू कर दें, या हफ्ते में 3-3 दिन क्लासें लेके जो है ना कोर्स कंप्लीट करवाएं, मिसाल के तौर पर अगर ऐसा कहा जाता है, तो वो फिर हमें डबल ट्रिपल पेमेंट होगी बजाय इसके कि जो एक क्लास की पेमेंट होती थी। तो कहने का मकसद ये है कि वो वेरिएबल का पोर्शन था, तो वेरिएबल का पोर्शन जो है एक्टिविटी होगी तो वो इनकर होगा, एक्टिविटी नहीं होगी तो वो इनकर नहीं होगा, यानी उसका ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी से। जबकि फ़िक्स कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि हमारी सैलरी थी, अब सैलरी यूनिवर्सिटी 3 महीने या 2 महीने जितना अर्सा भी बंद रही, तो चूँकि यूनिवर्सिटी के ऊपर ये लायबिलिटी थी, ये फ़िक्स कॉस्ट थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ये फ़िक्स कॉस्ट यूनिवर्सिटी चाहे बंद हो चाहे यूनिवर्सिटी डबल शिफ्ट चले, लेकिन यूनिवर्सिटी की इस फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो सैलरी है वो सैलरी उतनी ही रहेगी। फ़र्ज़ करते हैं कि मिसाल के तौर पर हम मॉर्निंग में भी ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जाए कि अब वो क्लासेस आप जो ना डबल या ट्रिपल लेना शुरू कर दें, तो भले हम 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मेहनत करें तब भी हमारी सैलरी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जैसे यूनिवर्सिटी बंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उसी तरीके से अगर हम डबल मेहनत भी करेंगे तब भी हमारी सैलरी वही रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट का लेवल ऑफ एक्टिविटी से कोई कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कनेक्शन होता है।
उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हुए आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये डेटा गिवन है कि इतने यूनिट मैन्युफैक्चर हुए, इतने सेल हुए, और ये जो ना हमारे पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग है, फिक्स सेलिंग है, फिर कॉस्ट पर यूनिट है। अब देखें, जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एक तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है, इसके अलावा जो वेरिएबल में जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये और यानी ये 3 चीज़ें जो है ना वो वेरिएबल का पार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को यानी यहाँ पर सिर्फ अलग अलग दिया गया है। यानी पिछले क्वेश्चन में अगर देखें तो पूरे का पूरा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन था, तो इसका मतलब ये था कि उसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग सब शामिल था, इसके अंदर सब इंक्लूडेड था। तो उसने जो है ना यहाँ एक साथ करके दे दिया, यहाँ सिर्फ अलग अलग किया है, बाकी इस सवाल में कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, सिर्फ इसको देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट या जो चीज़ें, जो भी खर्चे अगर अप्लाई होंगे तो सिर्फ यूनिट सोल्ड पे होंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट है उसमें 20,000 यूनिट तो कंपनी के पास बचे हुए होंगे, उससे जो है ना वो तो अभी जब सेल होंगे तब हम उसकी कॉस्ट या उसकी रेवेन्यू को यानी रियलाइज़ करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ 1 लाख यूनिट्स हैं, तो हम 1 लाख को 20 रुपये प्राइस है जो कि यहाँ ऊपर गिवन है, तो 20 लाख रुपये जो है ना सेल हो गई। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल MOH 1 लाख यूनिट के ऊपर, और ये पर यूनिट 4.533 कॉस्ट है। ये सब कॉस्ट मैंने यहाँ लिख ली है। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएबल जो है वो 1.5 रुपये है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सारी वेरिएबल कॉस्ट पहले मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ये मैंने लिख दी है, और ये टोटल बनी है 12 लाख रुपये। माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया 8 लाख। उसके बाद हमने फिक्स कॉस्ट को लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि 4,40,000 ऊपर नज़र आ रही है, 1,20,000, ये 4,40,000 और 1,20,000, तो ये 5,60,000 बने। माइनस किए तो 2,40,000 हमारे पास नेट इनकम बनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हुए सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 भी उसी पैटर्न पे सॉल्व हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तकरीबन आपस में मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको जो है ना 4 ग्राफ ये गिवन है। अब देखो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिन से शुरू हो रहा है। ओरिजिन का मतलब यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि यानी अगर यानी ये कॉस्ट है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। ये ग्राफ ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स आएंगे तो ये कॉस्ट इनकर होगी। ठीक है, तो 0 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका कनेक्शन जो है लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ है। यानी एक्टिविटी होगी तो देखो आस्ते आस्ते ये कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये ग्राफ जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है। अब इसमें देखो रिक्वायर्ड क्या था, आइडेंटिफाई ईच ग्राफ बाय कॉस्ट बिहेवियर फिक्स वेरिएबल। तो आंसर मैंने लिखा है ग्राफ ए जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है। अब आते हैं ग्राफ बी। ग्राफ बी में जो है ये स्टेप कॉस्ट है। स्टेप कॉस्ट जैसे मिसाल के तौर पर आप उर्दू यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें नॉर्मली जो है ना 40 या 50 स्टूडेंट्स का जो है एक यानी वो क्लास बनती है। अब अगर 50 स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एक क्लास बनाएगी और एक टीचर उन लोगों के लिए हायर किया जाएगा। सपोज़ 50 स्टूडेंट हैं, एक टीचर 10,000 पे हायर किया गया है, तो यूनिवर्सिटी की कॉस्ट 50 स्टूडेंट्स पे 10,000 हो गई। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट 51 हो गए या उससे थोड़े ऊपर हो गए, यानी 51 से 100 के दरमियान है, तो फिर यूनिवर्सिटी को एक और टीचर हायर करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए 10,000 फिर उसको अलग से देने पड़ेंगे। यानी 50 स्टूडेंट तक 10,000, फिर जो है ना उसकी कॉस्ट हो गई 20,000, और फिर 101 या उससे ऊपर अगर स्टूडेंट हैं 150 तक, तो फिर 10,000 का एक और तीसरा टीचर हायर करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं स्टेप कॉस्ट। तो स्टेप कॉस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आके फिर जो है हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है।
जैसे मिसाल के तौर पर एक प्लांट है जो कि महीने में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करता है, उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हम 1500 यूनिट प्रोड्यूस करें, हम 1800 यूनिट प्रोड्यूस करें, तो अब सपोज़ प्लांट को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास हमारा जो ख़र्चा हो रहा है वो तकरीबन हो रहा है 5 लाख रुपए महीना। अब हम जो है ना इस प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अब 1500 या 2000 यूनिट अब प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिमिलर जो है ना वो वैसा ही प्लांट दूसरा नया लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर सेम स्टाफ जो भी है, जो भी मज़दूर हैं वो हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये स्टेप कॉस्ट हो जाएगी, यानी अब 5 लाख रुपए हमारा एक प्लांट के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो 5 लाख पर दूसरे प्लांट पे हो गया, तो ये हमारा टोटल 10 लाख का खर्चा हो गया। इसी तरीके से और हम आगे बढ़ेंगे तो ये स्टेप कॉस्ट कहलाती है, जो कि एक पर्टिकुलर एक लेवल पे आके पर आपकी कॉस्ट जंप करेगी, जिसको हम स्टेप कॉस्ट कहते हैं। पर ये सी ग्राफ देख लें, सी ग्राफ में देखो ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, यानी ये कॉस्ट जो है, यानी आपकी एक्टिविटी हो या ना हो ये कॉस्ट होगी। तो ये कॉस्ट देखें बिल्कुल फिक्स कॉस्ट आपकी एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल चलेगी, तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। ग्राफ सी देख लें, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। और ग्राफ डी देखें, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और फिर आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ फिक्स का पोर्शन है, चूँकि ऊपर से शुरू हो रही है तो उसका मतलब फिक्स से पोर्शन है। अगर बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होती है ना तो ये फिक्स उसमें शामिल नहीं होता, फिर तो सिर्फ वेरिएबल होता। लेकिन चूँकि थोड़ा ऊपर से शुरू हो रही है, ये ऊपर जहाँ से ये शुरू हो रही है ना, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो पॉइंट है, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है, इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। इंटरसेप्ट यानी इसको हम अगर सिंबल में लिखें तो उसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। इंटरसेप्ट जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये भी इंटरसेप्ट है। ये जो पॉइंट है ओरिजिन वाला, ये भी इंटरसेप्ट है, ये भी इंटरसेप्ट है। तो ये इंटरसेप्ट है, लेकिन आगे जो ये कर्व ऊपर जा रहा है, ये हम एक्स यानी एक्स और वाई के हिसाब से देखते हैं कि किस रेट के साथ ये आगे बढ़ रहा है, तो ये फिर जो है ना स्लोप कहलाएगा, क्योंकि आगे के सवालों में हम इंटरसेप्ट और स्लोप को हम बी से डिनोट करते हैं, स्लोप को हम बी से डिनोट करते हैं। कुछ किताबों में इसको जो है ना एम से भी डिनोट किया जाता है और इंटरसेप्ट को बी से डिनोट किया जाता है। अगर आप मैट्रिक की इक्वेशन देखें तो उसमें लिखा होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ पे m स्लोप होता है और b इंटरसेप्ट होता है। लेकिन अभी अगर आप MBA की बुक्स देखेंगे तो उसके अंदर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो a का मतलब इंटरसेप्ट होता है और b का मतलब स्लोप होता है। तो समझो कि ये सिंबल का फ़र्क है, नेचर वही है। आप मैट्रिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ये b कहलाएगा, और ये जो जिस फ्लो के साथ ऊपर जा रहा है तो ये m कहलाएगा। अगर आप MBA की बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो नया कॉन्सेप्ट जहन में बिठाना चाहते हैं, तो ये समझो ये पॉइंट A कहलाएगा यानी इंटरसेप्ट, और जिस रेट के साथ ये ऊपर जा रहा है तो ये B कहलाएगा। तो ये हमारी हो गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हुआ फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो उसका मतलब जो ये बढ़ रहा है ये वेरिएबल का पोर्शन बढ़ रहा है, और यहाँ जो पॉइंट है ये फिक्स है। तो फिक्स और वेरिएबल दोनों मिलाएंगे तो टोटल बन जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में कह रहा है फॉर द कॉस्ट लिस्टेड बिलो सेलेक्ट द ग्राफ विच इज़ बेस्ट मैच विद द कॉस्ट। टीचर्स सैलरी, ए टीचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी 25 स्टूडेंट्स। डिस्कस कर चुके हैं तफसील के साथ। स्टेप कॉस्ट कहलाएगी, जैसे ही स्टूडेंट 25 से ऊपर जाएंगे नया टीचर हायर होगा। ग्राफ भी जो है ना इसके लिए बेस्ट फिट है। फिर है कॉस्ट ऑफ फूड्स फॉर डेली मील्स। हम अगर खाना खाएंगे तो खर्चा होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है और ग्राफ है इसके लिए फिट हो। स्टेप 3 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो है द मेंटेनेंस पर्सन इज ऑन सैलरी, जो बंदा हमने हायर किया हुआ है वो तनख्वाह पर है। अदर रिपेयर लेबर डिपेंड ऑन द फंड्स प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज। तो इसमें दोनों कॉस्ट का पोर्शन आता है, यानी एक बंदा हमने हायर किया हुआ है, दूसरी जो है ना वो एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है, तो फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल हैं। तो यहाँ से जो है ना ये ग्राफ, जो ग्राफ डी है ये इसमें बेस्ट फिट आ रहा है, ये टोटल कॉस्ट को शो कर रहा है। रेंट ऑन स्कूल बिल्डिंग, आप स्कूल देखें अभी जो हालात चल रहे हैं, बिल्कुल क्लासें नहीं हो रही, जो रेंटेड बिल्डिंग्स हैं
जो ओनर्स हैं वो उसका रेंट हर सूरत में पे कर रहे हैं, क्योंकि वो फ़िक्स कॉस्ट है, तो वो हर सूरत में पे करनी होगी, चाहे उनके स्कूल जो है ना 1 साल के लिए बंद रहे, ठीक है। अगर वो रेंट पर हैं तो उनको रेंट देना पड़ेगा, तो ग्राफ सी उसके लिए बेस्ट फिट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो है ना हमें बताया गया है कि ये नीचे कुछ कॉस्ट गिवन है, उसमें ये बताना है कि ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब वेरिएबल और फिक्स का कॉम्बिनेशन, उसको आप टोटल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप रीड करके खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 7 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 को रेफ़र करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्टार फर्नीचर कंपनी is reviewing its advertising program. An analysis of cost volume data for the past 4 years shows that advertising expenses were rupees 50,000 a year plus 0.04 for each rupees sale। यानी 50,000 रुपये तो फिक्स था, लेकिन फिर हर सेल 1 रुपये की सेल पे 0.04 जो है ना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी। सबसे पहले हमसे पूछा गया है डेवलप द कॉस्ट इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द कंपनीज टोटल एनुअल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन वाई। आंसर दिया है ये मैंने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, यानी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होता है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कह लें या वाई कह लें एक ही बात है। ए का मतलब इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि फ़िक्स कॉस्ट। ए का मतलब इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब जो है वो फ़िक्स कॉस्ट है, तो ये फ़िक्स कॉस्ट है। और ये जो बी है ये स्लोप है, तो ये 0.04 है। स्लोप का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ए का मतलब इंटरसेप्ट या फ़िक्स कॉस्ट, यानी कॉस्ट या मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर ए का मतलब इंटरसेप्ट या फ़िक्स कॉस्ट है, और बी का मतलब जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या स्लोप। तो स्लोप का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहलाएगा, ठीक है। और ये फ़िक्स कॉस्ट है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स। यानी अगर 1 रुपये की भी सेल ना हो, तो भी जो है हमारी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी वो 50,000 रुपये होगी। अगर 1 रुपये की भी सेल ना हो तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो 50,000 होगी। लेकिन जैसे जैसे सेल होगी तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो 0.04 के हिसाब से उसमें ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो अब सेल्स चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हमने एक्स लिखा है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसलिए हमने इसको एक्स कहें या सेल्स कहें एक ही बात है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारा वाई है क्योंकि ये डिपेंडेंट है, और इंटरसेप्ट हमारा फिक्स है, और स्लोप जो है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अब स्लोप इज़ 0.04 बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विथ सेल, ठीक है। 1 रुपये की सेल पे 0.04 इजाफा होगा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में। स्लोप इज़ द रेट ऑफ चेंज विच चेंजेस विद द चेंज ऑफ सेल्स। स्लोप जो है वो रेट ऑफ चेंज है जो कि चेंज होता है सेल के, यानी जितनी सेल ज़्यादा होगी उतनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब आते हैं पार्ट बी। बेस्ड ऑन योर इक्वेशन इन पास्ट पार्ट ए, एस्टिमेट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट फॉर एनुअल सेल्स ऑफ ₹3 मिलियन एंड ₹4 मिलियन। अगर 3 मिलियन की सेल हो या 4 मिलियन की सेल हो तो टोटल कितनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी, तो उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट y इक्वल्स टू a प्लस बी सेल्स और x, ये हमने इक्वेशन लिखी। अब आते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट y इक्वल्स टू 50,000 तो हमारी एक कॉस्ट है, और प्लस 0.04 हमारा रेट ऑफ चेंज है, यानी स्लोप है या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है। 3 मिलियन की सेल है, 3 मिलियन को जब हमने 0.04 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1,20,000। 50,000 में ऐड किया तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ गई 1,70,000। उसको मैंने ग्राफिकली ऐसे शो किया है। ये देखो मैंने ग्राफ बनाया है, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये सपोज 0 है, ये 50,000 कॉस्ट है। अब 50,000 चूँकि फ़िक्स कॉस्ट है तो यहाँ से हमारा ये कर्व शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर आगे आस्ते बढ़ रहा है। तो ये 50,000 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फ़िक्स और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 50,000 से स्टार्ट किया। अब जैसे ही जो है ना
हमारी सेल देखें 3 मिलियन, ये एक्स एक्सिस पे 3 मिलियन, ये आप देख सकते हैं। तो उसके सामने हमारी सेल तकरीबन 1,70,000, सॉरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो 1,70,000, यानी सेल अगर 3 मिलियन होगी, आप ये वाला जो एरो है इसको देखें, सेल अगर 3 मिलियन है, यूनिट्स हैं 3 मिलियन यूनिट्स हैं, तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है 1,70,000 होगी। उसके बाद जो है ना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमने दोबारा 4 मिलियन पे निकाली है, 4 मिलियन को यानी 0.04 से मल्टीप्लाई किया तो 1,60,000 बना, 50,000 ऐड किया तो 2,10,000 बना। तो ये आप देख सकते हैं कि 2,10,000 और सेल अगर 4 मिलियन है, तो मैंने एरो के साथ उसको डिनोट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर जो मैंने ये अमाउंट लिखा है ये यानी 1 2 3 4 का मतलब है सेल्स इन मिलियन है और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इन 1000 है। तो 210 का मतलब है 2,10,000, 1 का मतलब है 1 मिलियन, 2 का मतलब है 2 मिलियन, 3 का मतलब है 3 मिलियन, 4 का मतलब है 4 मिलियन। तो इस हिसाब से मैंने ग्राफिकली भी आपको दिखाया है और इक्वेशन को सॉल्व करके भी दिखाया है। उसके बाद कहा गया है कि सी ग्राफ द एडवर्टाइजिंग टोटल कॉस्ट लाइन। तो हमने इसको ग्राफ किया है, ये देखें हमने ग्राफ कर दिया, ये वाली जो लाइन है इसको हमने ग्राफ किया है। ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का जो ग्राफ है इसको हमने यहाँ पे लाइन में बनाया है, ठीक है। इसमें ये हमारा इंटरसेप्ट है जिसको ए भी कह सकते हैं, फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। और फिर ये जिस तरीके से आगे जा रहा है ऊपर, ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज का मतलब एक्स और वाई में कितना डिफरेंस है। तो आप ये थोड़ा ज़रा देख सकते हैं, एक्स में डिफरेंस ज़्यादा है, एक्स का डिफरेंस आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, वाई का डिफरेंस थोड़ा कम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब एक्स का डिफरेंस ज़्यादा हो, वाई का डिफरेंस कम हो, तो इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। लेकिन अगर एक्स का डिफरेंस और वाई का डिफरेंस अगर बराबर हो तो जो स्लोप होगा वो इक्वल टू 1 होगा। और अगर एक्स का डिफरेंस जो है वो कम हो और वाई का डिफरेंस ज़्यादा हो तो स्लोप जो है वो 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ग्रेटर होगा। ये स्लोप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे मकानों या घरों के बाहर स्लोप बने हुए होते हैं। तो सबसे अच्छा स्लोप वो होता है जो लेस देन 1 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर इक्वल टू 1 हो। यानी अगर मैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंस्ट्रक्शन अगर आप मकान बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो मकान के लिए जो स्लोप आइडियल स्लोप है वो लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि उसमें से गाड़ी भी हम ऊपर आराम से जो ना ले जा सकते हैं और बच्चों के गिरने का ख़तरा भी नहीं है। और अगर इक्वल टू 1 हो तब भी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो बड़ा रिस्की हो जाएगा कि वाई का डिस्टेंस ज़्यादा हो और एक्स का डिस्टेंस कम हो। यानी आप अगर यानी स्लोप पे चलें तो ज़मीन का कम फासला तय हो और ऊंचाई की तरफ आपका ज़्यादा फासला तय हो, तो ये फिर जो है ना वो हाईली रिस्की होता है। तो इस हिसाब से जो है ना बाकी ये कि स्लोप का मतलब जैसे हम कहते हैं ना स्लोप जो है यानी अगर इस तरीके से बनाएंगे जिसमें वाई का फासला ज़्यादा हो एक्स का कम हो तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो जिस तरीके से हमारी रियल लाइफ में वो स्लोप रिस्की होता है, यानी बच्चे गिर सकते हैं या मामलात हो सकते हैं, वो रिस्की होता है, इसी तरीके से फाइनेंस के अंदर भी हम कहते हैं कि जिन स्टॉक्स का स्लोप जो है 1 से ग्रेटर है वो हाईली रिस्की होते हैं और जिन स्टॉक्स या शेयर्स का स्लोप जो है ना इक्वल टू 1 होता है वो मॉडरेट होते हैं और जिनका लेस देन 1 होता है वो लो रिस्की होते हैं। तो ये फाइनेंस के जो आप लोग फाइनेंस के कोर्सेज पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि ड्यूरिंग फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ द ईयर डॉलेंस कंपनी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। Plot the following data on a scatter diagram and draw the estimated cost function involved. Calculate the estimated fixed and variable component of the manufacturing overhead cost from the graph. ठीक है, अब देखें ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ स्कैटर डायग्राम मैंने बनाया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्कैटर डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक्सेल में मैंने बनाया है। एक्सेल में मैंने ये जो डेटा था, ये डेटा को मैंने 0 हटा दिया, ऊपर देखो मैंने लिख दिया ये डेटा 1000 में, ये डेटा 1000 में, तो मैंने ये 3 0 हटा दिए, 43 का मतलब 43,000 है, ये मैंने लिखा हुआ है ताकि जो ना
चीज़ें कैलकुलेशन में आसान हो। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये डेटा 1000 में, ये डेटा 1000 में। तो मैंने इसको प्लॉट किया, स्कैटर डायग्राम मैंने एक्सेल में सेलेक्ट किया, तो ये मेरा डायग्राम बन गया। उसमें उसने ये लाइन मुझे फिट करके दी है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन उसने फिट करके दी है। मैंने क्या किया है, अपने तरफ से ये वाली लाइन जो है, ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है, ये मैंने फर्दर आगे ड्रॉ की है कि यहाँ वाई पे जाके वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, वाई पे जाके कहाँ, तो मैंने देखा ये यहाँ आके जो है ना इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ आके इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद ये जो ग्राफ था उसमें ये 3,10,000 से स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद मैंने कोशिश की है कि इक्वल डिस्टेंस के साथ थोड़ा नीचे आया, तो इसके 3 लाख लिखा, फिर उसके नीचे आया 2,90,000 लिखा। तो मैंने देखा कि यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ग्राफ जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना जिस पॉइंट पे, ये बेसिकली इंटरसेप्ट कहलाता है, जिसको हम ए भी कह सकते हैं, इंटरसेप्ट भी कहते हैं, और कॉस्ट या मैनेजरियल अकाउंटिंग की ज़बान में हम उसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम उसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं, यानी इंटरसेप्ट या ए या फिक्स कॉस्ट एक ही बात है। तो वो यानी वो पॉइंट होता है, इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो और वाई की कोई वैल्यू हो, तो वो पॉइंट जो है वो इंटरसेप्ट पॉइंट कहलाता है, जिसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो ये तकरीबन 2,90,000 के थोड़ा सा नीचे है। तो मैंने अज्यूम किया, एक अंदाज़ा लगाया कि ये 2,88,000 के आसपास होगा। तो मैंने अकॉर्डिंग टू स्कैटर फिट डायग्राम फिक्स कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 2,88,000, ये मैंने अंदाज़ा लगाया। ठीक है, स्कैटर फिट डायग्राम में 100% हम चीज़ों को एस्टिमेट नहीं कर सकते, बशर्ते कि स्कैटर फिट डायग्राम का 100% रिज़ल्ट अगर हम सिस्टम के थ्रू जनरेट करें तो फिर तो परफेक्ट रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से जैसे मैंने किया है, तो मैंने तो एक हिसाब से एक काम करके, वर्किंग करके थोड़ा उसको यानी आइडिया लगाने की कोशिश की है। तो ये परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक आइडिया है कि इसके आसपास है, फिक्स कॉस्ट इसके आसपास है। ठीक है, उसके बाद मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने की कोशिश की है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या स्लोप एक ही बात है, स्लोप या बी, यानी ये जो लाइन है ये किस रेट के साथ आगे बढ़ रही है। तो उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो उसके अंदर ये हो रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट यानी स्लोप का अगर आपने मैट्रिक में फार्मूला पढ़ा होगा, ये अभी सिर्फ यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, आगे यूज़ नहीं करूँगा। तो मैट्रिक में अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो y2 - y1 x2 - x1। मैंने क्या किया, जो है इन दो पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, लाजमी बात है जो नीचे है वो y1 कहलाएगा, जो ऊपर है वो y2 कहलाएगा, और उन्हीं पॉइंट्स में ये x1 कहलाएगा, यानी अगर x के हिसाब से देखें तो ये पॉइंट x1 कहलाएगा और ये पॉइंट x2 कहलाएगा। अब इसके अंदर देखें ये जो डॉट है उसके सामने मैंने देखा ये 350 से थोड़ा ऊपर है, यानी y2 जो है मेरा 352 अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो मैंने देखो ये 352 अप्रॉक्सीमेटली लिखा है। उसके बाद y1 को मैंने देखा, y1 देखो 340 से थोड़ा नीचे है, तो मैंने एक एस्टिमेटेड 338 लगाया है, यानी एक गेस किया है कि 338 होगा। और फिर x2 देखें, x2 देखें ये पॉइंट है और x में आप देख सकते हैं 70 से थोड़ा इस तरफ आ रहा है, तो उसका मतलब ये जो है 68 जो है वो होगा। तो मैंने x2 जो है वो 68 लिखा है। फिर x1 देखें, ये पॉइंट्स यहाँ पे देखें तो ये 50 से लेफ़्ट साइड पे थोड़ा आ रहा है, तो ये मैंने 48 अज्यूम किया है कि ये 48 है। तो ये देखें, ये मैंने दो पॉइंट्स अपनी मर्ज़ी से ले लिए, आप कोई और पॉइंट ले सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो मेरी कॉस्ट आई है वो 0.7 है, आप कोई और पॉइंट ले लेंगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। स्कैटर फिट में इशू ये है कि आप, या इस फार्मूले के साथ इशू ये है कि आप अगर डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे y2 y1 के या x2 x1 के, तो उसमें आपके डिफरेंट आंसर आ रहे होंगे। तो बहरहाल एक समझाने की खातिर मैंने आपको बता दिया है।
तो इस तरीके से ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं कि ये हमने फार्मूले की मदद से ये 0.7 का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या स्लोप या बी, और ये 2,88,000 ये हमारी फिक्स कॉस्ट या ए या इंटरसेप्ट। उसके बाद आते हैं पार्ट बी पे, यूजिंग द डेटा अबव कंप्यूट द फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट्स फॉर द यूजिंग हाइलो मेथड एंड रिग्रेशन मेथड। अब हमें हाइलो और रिग्रेशन के थ्रू जो है ना ये सॉल्व करना है। हाइलो क्या होता है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखें ये सेम डेटा मैंने यहाँ रखा हुआ है, वहाँ पर हमने पार्ट ए कर लिया था, ये हमने ए पार्ट कर लिया था, ठीक है, ये हमने ए पार्ट कर लिया था, ये हमारा ए पार्ट है जो कि हमने सॉल्व कर लिया था इस स्केटर की मदद से। अब आते हैं पार्ट, और ये पार्ट बी जो था, ये वाला पार्ट बी जो था वो अब हम यहाँ पर उसको कवर कर रहे हैं। ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 का डेटा सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब हमें यूजिंग द डेटा हमें हाइलो और रिग्रेशन के थ्रू ये सॉल्व करना है। अब हाई के अंदर क्या होता है, हम हाइलो का फार्मूला अगर देख लें, हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट, यानी वही है y2 माइनस y1, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है ना वो y है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट होगी उसमें से लोएस्ट कॉस्ट माइनस कर देंगे। इसी तरीके से हाई एक्टिविटी लो एक्टिविटी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाजमी बात है लेबर काम करेगा तो कॉस्ट होगी, लेबर काम नहीं करेगा तो कॉस्ट नहीं होगी। तो बहरहाल ये तो उसमें मैंने देखा 380 जो है वो हाई कॉस्ट है, 380 हाई कॉस्ट है, मैंने यहाँ 380 पुट किया। फिर 318 जो है वो लो कॉस्ट है, मैंने यहाँ पुट किया। फिर 72 हमारे पास हाई एक्टिविटी है, फिर 43 हमारे पास लो एक्टिविटी है। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 2.14 आ रहा है, ये स्लोप है, ये हाइलो के थ्रू स्लोप आया है, ये हाइलो मेथड के थ्रू स्लोप आया है, ठीक है। इसके थ्रू अगर हम देखें तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहलाएगी। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में से हमें फिक्स कॉस्ट को अलग करना है। फिक्स कॉस्ट और इंटरसेप्ट ए कैसे अलग करेंगे, हम ऊपर या तो 3,80,000 वाला ये वाला ले लें या 318 ले लें, हमारी मर्ज़ी है। यानी हम कोई भी एक इसमें से ले लेंगे और फिर हम उसमें से, क्योंकि ये 3,80,000 है ना, ये टोटल कॉस्ट है, ये फिक्स या वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है। अब हाइलो की मदद से हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो निकाल लिया, लेकिन अब उसमें से हमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके बाकी फिक्स का पोर्शन कैलकुलेट करना है। तो हम आते हैं कैलकुलेट करते हैं। मैं 3,80,000 ले रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे सुन लें, याद रखें, देखें ये वैल्यू 1000 में थी, यानी ये 371 नहीं है, 3,71,000 है, ये 43 नहीं है, ये 43,000 है। लेकिन मैंने ज़ीरो हटा दिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। याद रखें जब भी आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे आप ज़ीरो लगा के कैलकुलेट करें या ज़ीरो हटा के कैलकुलेट करें, आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जब आप फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो उस वक्त आपको ज़ीरो लगाने होंगे। अगर ज़ीरो नहीं लगा रहे तो जो भी फाइनल आंसर आ जाए उसको फिर आप 1000 या 100 या 1 लाख जो भी आपने यहाँ पर ऊपर जितने ज़ीरो ओमिट किए होंगे वो ज़ीरो फिर आपको फाइनल आंसर के साथ ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने पूरे का पूरा 3,80,000 ले लिया, माइनस किया। अब 3,80,000 के सामने जो यूनिट्स हैं वो 72,000 हैं। 72,000 जो है डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब डायरेक्ट लेबर आवर्स का जो रेट है 2.14 है। मैंने क्या किया, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2.14, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2.14, तो मेरे पास जो भी कॉस्ट आई वो मैंने 3,80,000 से माइनस कर दी। ये 3,80,000 मेरी टोटल कॉस्ट है, उसमें से ये वेरिएबल का कंपोनेंट माइनस हो गया तो बचा 2,25,920। तो ये मेरी जो कॉस्ट होगी वो फिक्स्ड होगी। अब मैं इसको इक्वेशन में लिखूंगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड y इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट मेरी है 2,25,920 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी स्लोप जो है वो 2.14 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स कह लें, एक्स कह लें, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ये हाइलो के थ्रू हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये हाइलो के थ्रू इक्वेशन आई है, ये हाइलो के थ्रू इक्वेशन आई है। अगर आप पीछे देख लें तो स्कैटर फिट डायग्राम के थ्रू जो इक्वेशन आएगी वो आएगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इक्वल टू 2,88,000 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स।
तो ये इसके थ्रू इक्वेशन आ गई और ये हाइलो के थ्रू इक्वेशन आ गई। अब हम आते हैं रिग्रेशन के थ्रू इक्वेशन को फाइंड करते हैं। रिग्रेशन का ये फार्मूला है, रिग्रेशन के स्लोप फाइंड करने का ये फार्मूला है, समेशन ऑफ एक्स वाई सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो मैंने पहले ही, चूँकि ये एक्स था ये मेरा वाई था, तो मैंने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मेरे पास आ गया, एक्स स्क्वायर कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो ये मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ ये सारे रिजल्ट्स। अब मैं सिंपली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ये सम ऑफ एक्स वाई हमें पहले पुट करना है, तो सम ऑफ एक्स वाई देखें 1,59,084 आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पुट किया है, ये पुट किया। फिर सम ऑफ एक्स पुट करना है, ये 453 पुट किया है। फिर सम ऑफ वाई 2794 पुट किया है, डिवाइडेड बाय 8। एन जो है 8 है, हमारी 8 ऑब्जर्वेशन है, यानी 8 मंथ्स का डेटा है, जनवरी से लेके अगस्त तक 8 महीने होते हैं, तो हमने 8 के साथ डिवाइड कर लिया, फार्मूले के हिसाब से ये डेटा हमने पुट कर दिया। फिर सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 26,467 आ रहा है, जो ये यहाँ पुट किया है। उसके बाद सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सम ऑफ एक्स जो है वो 453 है, उसको हमने होल स्क्वायर किया, उसको फिर डिवाइडेड बाय 8 किया। जो फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है वो 1.071 है। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कह सकते हैं, स्लोप भी है, बी यही चीज़ है, बी स्लोप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट और इंटरसेप्ट ए जो भी है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार जहाँ पे भी आता है, जैसे एक्स बार अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो एक्स बार हमारा जो है सिंपल मीन कैलकुलेट होता है। एक्स बार कैसे कैलकुलेट होता है? सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन हम करते हैं तो हमारे पास एक्स बार, तो यहाँ पे वाई बार कैलकुलेट करना है। वाई बार का मतलब है सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। अब सम ऑफ वाई जो है हमारे पास 27,94,000 है। अब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिक्स कॉस्ट में आपको तीनों ज़ीरो लगा देने हैं, वहाँ स्लोप में ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट में आपको लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं लगा रहे तो जो फाइनल आंसर आएगा उसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या उतने ज़ीरो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये 27,94,000 जो है ये मेरी सम ऑफ वाई है, यानी ये वाई का सम जो है वो 27,94,000 है। उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 से, तो मेरे पास आंसर आएगा वाई बार माइनस फार्मूले का है जो हमने यहाँ लिखा है, फिर 4,53,000 जो सम ऑफ एक्स है, जो कि सम ऑफ एक्स है, उसको डिवाइडेड बाय कर देंगे 8, तो ये एक्स बार आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, फार्मूला क्या है? वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब मैं एक्स बार इस तरफ लिख दिया है, बी इस तरफ लिख दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। मैं बी इधर लेके आऊँ, एक्स बार उधर लेके आऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बी एक्स बार, मैंने एक्स बार बी लिख दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वाई बार, ये वाई बार है, ये एक्स बार है, ये बी है। जब मैंने ये कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2,88,605। ठीक है, ये मेरी फ़िक्स कॉस्ट आ गई। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये मेरी फ़िक्स कॉस्ट आ गई। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का जो इक्वेशन बनी वो 2,88,605 प्लस हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या स्लोप जो है वो 1.071 है, मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हमारे पास एक से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारा डिपेंडेंट है, लेबर आवर्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे इंटरसेप्ट है और ये हमारा स्लोप है, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। जो भी टर्म आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हाई लो के थ्रू और रिग्रेशन के थ्रू दोनों के ज़रिए जो है ना यहाँ पर हमारे पास हमारी इक्वेशंस बन के आ गई। तो अब अगर आप कोई एस्टिमेशन करना चाहें कि सपोज़ डायरेक्ट लेबर आवर्स अगर 1,00,000 घंटे काम करेंगे तो कितना जो है ना हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएगा, तो सिंपली इस इक्वेशन के अंदर आप डायरेक्ट लेबर आवर 1,00,000 यहाँ पे पुट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएगा, यानी एस्टिमेशन हम करेंगे तो ये आ जाएगा। या हाई लो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ 1,00,000 यूनिट फॉलो करें पुट करेंगे तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएगा। या आप स्केटर वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो स्केटर में जो है ना इक्वेशन बना के वहाँ पे आप 1,00,000 यूनिट पुट करेंगे तो यहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ जाएगी। कहने का मकसद ये है कि सबसे जो तीनों मेथड्स में से बेस्ट मेथड है वो रिग्रेशन है, क्योंकि रिग्रेशन के अंदर आपकी सारी ऑब्जर्वेशन जो है यूज़ होती हैं, सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो यूज़ होती हैं।
लेकिन हाई लो में सिर्फ आपकी 2 ऑब्जर्वेशन y की 2 x की यूज़ होती हैं। स्केटर फिट डायग्राम में हम सिर्फ डायग्राम को देखते हुए काम करते हैं। तो रिग्रेशन जो है इसमें से सबसे बेहतरीन मेथड है जिसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये आगे एस्टिमेशन में हमें काम आएंगी, ये आगे एस्टिमेशन में हमें काम आएंगी। यानी ये जो हम पास्ट डेटा को यूज़ करते हैं, पास्ट डेटा की मदद से हम फ्यूचर एस्टिमेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अगर हम कहें कि इंटरेस्ट रेट का और महंगाई का आपस में जो है ना वो इन्वर्स रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन है, और तो उसकी इक्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, स्टेट बैंक के पास होती है कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा तो कितना जो है ना वो कितनी महंगाई है। तो उसकी इक्वेशन के अंदर अगर गवर्नमेंट को कोई फिक्स इंटरेस्ट यानी इन्फ्लेशन अगर फिक्स करना हो कि भाई 10% हो या 8% हो, तो फिर इंटरेस्ट रेट उस अकॉर्डिंगली उनको जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ये है कि ये चीज़ें एस्टिमेशन के लिए काम आती हैं, ये चीज़ें एस्टिमेशन के लिए काम आती हैं। जो हम पढ़ते हैं ना जीडीपी ग्रोथ रेट इतना होगा कि 4% होगी, ठीक है, इकोनॉमी इस हिसाब से ग्रो करेगी, ठीक है, इतनी हमारी प्रोडक्शन होगी, इतना हमारा जो है ना वो गाड़ियाँ बनेंगी, इतनी हमारा ये गंदम होगी, इतनी हमारी चीनी इस मरतबा होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी पास्ट डेटा के हिसाब से इसकी इक्वेशन बनी हुई हैं। उन इक्वेशन के अंदर हम जो है ना करंट जो भी हमारी एस्टिमेशन है उसको पुट करते हैं तो हमारे पास उसका आउटकम आ जाता है। तो ये रिग्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है और ये बहुत काम की चीज़ है। इतना पावरफुल टूल है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है रिग्रेशन, ठीक है। ये जो रिग्रेशन का जो ये फार्मूला है ये उसको हम कहते हैं OLS फार्मूला, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। इससे भी अपग्रेड फार्मूलाज आ गए हैं, WLS वेटेड एवरेज लीस्ट स्क्वायर या GLS जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। तो इससे भी एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन ये है कि अभी हम सिर्फ इसी पे इक्तफ़ा करते हैं क्योंकि हमें आगे इसी को ही यूज़ करना है। तो सबसे बेस्ट मेथड रिग्रेशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि रिग्रेशन के थ्रू फिक्स कॉस्ट आ गई है 2,88,605, जबकि स्केटर फिट में मैंने अंदाज़ा लगाया था 2,88,000। तो तकरीबन इस ग्राफ में देखें तो तकरीबन मैं सही हिट कर रहा था, क्योंकि ग्राफ के अंदर भी चीज़ें परफेक्ट तो नहीं थी, एक अंदाज़ा था, तो उस हिसाब से तकरीबन हमने सही एस्टिमेट किया था, क्योंकि रिग्रेशन के रिज़ल्ट तकरीबन एक्यूरेसी के करीब करीब होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके अंदर भी ये यूनिट प्रोड्यूस हैं, ये मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये आपके पास कहा गया है कि हाई लो लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद हमें कहा गया कि 28,000 यूनिट अगर प्रोड्यूस होंगे तो कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। तो आप जब इक्वेशन बना लेंगे दोनों से, तो दोनों इक्वेशंस के अंदर 28,000 एक्स की जगह पे पुट करके देखेंगे तो वाई का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी इसी हिसाब से सेम चीज़ें पूछी गई हैं जो हमने पीछे डिस्कस की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि डिस्कस द स्ट्रेंथ वीकनेस ईच ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक अबव। तो देखें वीकनेस, जैसे स्केटर फिट डायग्राम है उसको सब यानी ग्राफ पेपर पे हम करते हैं, तो उसके अंदर हर बंदा अपने हिसाब से लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो इजी तो है, लेकिन ये कि उसमें आप हर बंदा अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन या हर हिसाब से लाइन फिट करने की कोशिश करेगा कि नियरेस्ट डॉट्स मैक्सिमम उसमें कवर हो जाएं, तो उसमें आंसर सबके वेरी करेंगे। हाई लो मेथड के अंदर जो है वो ये इशू है कि हम सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, 2 y की 2 x की, ठीक है, लेकिन वो सबसे इजी है कैलकुलेट करना। रिग्रेशन मेथड जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसकी ये वीकनेस कह सकते हैं कि उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेंथ इसकी ये है कि वो हाईली इफ़ेक्टिव मेथड है, रिलायबल मेथड है, जो कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हमें रिज़ल्ट देता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर भी हमें हाई लो के थ्रू जो है ये चीज़ें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दोनों जो है हाई लो के हिसाब से हमें करनी है, और ये 4000 जो है कॉल्स हैं, तो उस हिसाब से जब आप क्वेश्चन नंबर 12 में जब आप इक्वेशन बना लेंगे तो एक्स की जगह 400 पुट करेंगे तो आपके पास वाई का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में हाई लो, और क्वेश्चन नंबर 14 में भी हाई लो मेथड, और क्वेश्चन नंबर 15 में भी रिग्रेशन, ठीक है। तो ये जो ना, और फिर ये डिस्कस द रीजनिंग फाइव यूजिंग द इज एक्सप्लेनिंग मेंटेन वुड यू सजेस्ट एनी बेटर वे। तो देखें यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है
ये हमारे हाथ में होता है कि मज़दूरों से हम कितना घंटे काम लें, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज करते हैं और उसका इम्पैक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम घर में क्या पकाएं, मुर्गी पकाएं, दाल पकाएं, सब्ज़ी पकाएं, वो हमारे हाथ में होता है और उसी के ऊपर हमारे किचन का ख़र्चा डिपेंड कर रहा होता है। हम किचन के खर्चे से जो है ना अपने खाने पीने की अशिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खाने पीने की अशिया से किचन के खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट लेबर के थ्रू ही जो है ना वो कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि यही एक्टिविटी है जिसकी बुनियाद पर ये कॉस्ट हमारी इनकर हो रही होती है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और बेहतर वे नहीं है, क्योंकि यही एक्टिविटी ड्राइवर है। इसके अलावा अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, यानी अगर कुछ कंपनीज़ हैं जो कि लेबर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं, तो कुछ ये होती हैं कि वो मशीनरी के ऊपर ज़्यादा चल रही होती हैं। तो अगर वो कैपिटल इंटेंसिव है तो मशीनरी आवर्स उसके लिए जो है ना वो बेहतर एस्टिमेट हो सकता है। लेकिन अगर वो, क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा ही एक गिवन है, तो हम कहेंगे तो यहाँ पे कोई इसके अलावा कोई बेटर वे नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने किया है, ये जो पीछे हमने ये क्वेश्चन 8 और ये जो 9 हमने किया है, ठीक है, इन दोनों को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। एवेल्युएटिंग कमिटेड एंड डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट फॉर फॉलोइंग फिक्स कॉस्ट आंसर्स। सी, कमिटेड को C और डिस्क्रिशनरी को D से हमें डिनोट करना है, ठीक है। तो ये अब कमिटेड कॉस्ट क्या होती है? कमिटेड कॉस्ट वो होती है जो कि हर सूरत में आपको पे करनी है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसके बगैर आपका काम नहीं चलता। और डिस्क्रिशनरी वो होती है जो कि वो पर्टिकुलर चीज़ अगर आप करेंगे तो आपकी इनकर होगी, अगर नहीं करेंगे तो इनकर नहीं होगी, अगर आप वो हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लायबिलिटी इंश्योरेंस ये आपको हर सूरत में पे करनी है, तो और ये लायबिलिटी हम ले चुके हैं तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस जो भी होगी वो हमें पे करनी पड़ेगी, तो ये कमिटेड कॉस्ट है। लॉन्ग टर्म लीज़ का फ़ैसला भी आप कर चुके हैं कि 10 साल या 15 साल के लिए आपने कोई लीजिंग की हुई है, तो उसके ऊपर भी आप ये कॉस्ट हर सूरत में पे करेंगे, तो ये भी कमिटेड है। लॉन्ग टर्म लीज़ को आप ऐसे भी समझ लें कि अगर आपने मकान जो है ना वो बैंक के थ्रू लिया है, तो अब आपको जो है ना हर सूरत में किस्त अदा करनी पड़ेगी, आप कुछ भी करें आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। मार्केटिंग कॉस्ट हमारे कंट्रोल में होती हैं, अगर हम करना चाहें तो होंगी, अगर हम चाहते हैं कि मार्केटिंग ना करें तो ये हमारे कंट्रोल में कॉस्ट है, उसको हम ओमिट कर सकते हैं। पेंशन बेनिफिट्स लाजमी बात है, आपके एम्प्लॉइज़ रिटायर हुए हैं तो उनको पेंशन तो हर सूरत में आपको देनी है, तो ये C जो है ये कमिटेड कॉस्ट है। न्यू सिस्टम डेवलपमेंट कॉस्ट, न्यू सिस्टम अगर लगाएंगे तो कॉस्ट होगी, नहीं लगाएंगे तो नहीं होगी। रेंटल ऑफ ऑफिस स्पेस, आपने ऑफिस स्पेस रेंटल पे लिया है, अगर आप वापस कर दें, अगर आप उसको बोलें कि भाई हमें ये नहीं करना, तो ये आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो ये भी हमारे जो है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कहलाएगी। रियल एस्टेट टैक्स ऑन वेयर हाउस, रियल एस्टेट के ऊपर आपको टैक्स हर सूरत में देना पड़ेगा जो भी आपका रियल एस्टेट है, तो ये भी हमारी जो है ना कमिटेड कॉस्ट है। क्लरिकल स्टाफ सैलरीज ये भी हमारी कमिटेड कॉस्ट है, ठीक। अच्छा, आप इसमें ज़रा इनपुट दे सकते हैं, मुझे रेंटल ऑफिस स्पेस पे थोड़ा सा डाउट है, ये मुझे कमिटेड कॉस्ट लग रही है, लेकिन आप अपनी इसमें राय दे सकते हैं। बाकी सही है, लेकिन इस पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये कमिटेड कॉस्ट है, क्योंकि रेंटल ऑफिस भी आप खाली नहीं कर सकते ना, ऑफिस हर सूरत में आपकी यूज़ होगी, तो ये थोड़ा डाउट है, तो उसको भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में वेरिएबल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग फिर एडमिन, सेलिंग एडमिन फिर फिक्स कॉस्ट, फिर जो है ना इतने यूनिट प्रोड्यूस हुए, इतने सोल हुए, प्राइस इतनी है, बिगिनिंग इन्वेंट्री कोई नहीं है, और फिर हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी फंक्शनल फॉर्मेट के थ्रू और वेरिएबल कॉस्टिंग यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट के थ्रू जो है ना हमें इन्वेंट्री बतानी है। लाजमी बात है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा तो वो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर आप करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये होगा
कि सपोज़ 32,000 यूनिट बने, 32,000 यूनिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो उसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, और उसमें प्लस कर देंगे 1,96,000। ठीक है, तो 1,96,000 प्लस 32,000 मल्टीप्लाई बाय 30 का जो आंसर आया था, इन दोनों को ऐड करें, फिर डिवाइड कर दें 32,000 यूनिट पे, तो आपके पास टोटल जो है ना कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। अब 24 सेल हो गए, उसका मतलब 8,000 यूनिट अभी बचे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर जो आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाली, उसको आप 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्टिंग के थ्रू जो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे, वो सिंपली 30 मल्टीप्लाई बाय 8,000 यूनिट करेंगे, तो ये वेरिएबल कॉस्टिंग के थ्रू एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, दोनों के अंदर क्या फ़र्क है वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स का पोर्शन शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अगले पीरियड के ऊपर बर्डन होता है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सिर्फ वेरिएबल का पोर्शन आगे जाता है जो उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ होता है, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ऐसी चीज़ है कि जो उस मटेरियल में लगी हुई होती है, तो वो मटेरियल अगर अगले पीरियड में ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो अगले पीरियड के ऊपर इतना अफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री के ऊपर जो सैलरीज़ हैं, उसका जो डेप्रिसिएशन है, उसका खर्चे का भी पोर्शन अगर यूनिट में लगा के अगले पीरियड के में भेज रहे हैं, तो वो फिर उसका बर्डन भी अगले पीरियड में चला जाएगा। तो फिर जो है ना ये चीज़ आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 18 भी तकरीबन सिमिलर वे में है। क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लें, ये भी तकरीबन सेम है जो जैसे भी हमने डिस्कस। और क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ये जो क्वेश्चन है, ये अभी हमने जो डिस्कस किए, ये 17, 18, 19, 20, उनको आप देखने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को आप रेफ़र करते हुए ये सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 जो है ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने 1 किया था और फिर ये हमने 4 किया था। इसको देखते हुए क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 भी जो है ना वो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट वाला ही सवाल है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को रेफ़र करेंगे। ये 8 और 9 जो अभी थोड़ी देर पहले हमने हाइलो मेथड ये किए थे, 8 और ये 9, इसको देखते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 21 करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।